90 के दशक में रामदेव और बालकृष्ण हरिद्वार की गलियों में च्यवनप्राश बिका करते थे। गरीबी इतनी थी कि सर पर टोकरी रखकर और कभी कभार साइकिल से च्यवनप्राश बिका करते थे हरिद्वार की गलियों में। फिर ऐसा क्या हुआ कि 2000 की दशक में रामदेव टीवी पर आकर रातों रात इतने फेमस हो गए। कैसे कुछ ही सालों में रामदेव और बालकृष्ण हजारों करोड़ों के मालिक बन जाते हैं अपनी प्रॉफिटेबल कंपनी को इतना प्रॉफिट दिलाकर। और यदि मार्केट कैप की बात की जाए तो अभी 50 से 60 हजार करोड़ के बीच में पतंजलि का मार्केट कैप रहता है। इसको आने वाले समय में पहले 1 लाख करोड़ और बाद में 5 लाख करोड़ ले जाने का लक्ष्य है। और ये सारा पुरुषार्थ से अर्जित जो अर्थ है उसको परमार्थ में लगा के एक समर्थ भारत बनाने का ध्येय है मेरे भाई सिद्धार्थ। लेकिन आप सोचोगे कि ये तो बहुत ही सिंपल कहानी है, उन्होंने बिजनेस किया और बिजनेस काफी प्रॉफिटेबल हो गया। लेकिन नहीं, ये जो आपने देखी वो कहानी का सिर्फ 1% था। इसके पीछे छुपे हैं काफी राज जो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। रामदेव के बचपन का नाम था रामकिशन। रामकिशन को पढ़ाई करने के लिए गुरुकुल कारवा भेज दिया जाता है बचपन में ही। यही रामकिशन के गुरु आचार्य बलदेव ने रामकिशन का दूसरा नाम रखा रामदेव। इस तरह एक गरीब घर का लड़का रामकिशन बन जाता है बाबा रामदेव। इसी आश्रम में रामदेव की दोस्ती एक नेपाली कुल के ब्राह्मण बालकृष्ण से होती है। बालकृष्ण के पिता हरिद्वार में एक गार्ड की नौकरी किया करते थे, तो बालकृष्ण गुरुकुल की पढ़ाई खत्म होने के बाद हरिद्वार वापस चले जाते हैं। बालकृष्ण की हरिद्वार आने के बाद मुलाकात होती है आचार्य करमवीर से। आचार्य करमवीर के पिता ट्रांसपोर्ट का बिजनेस किया करते थे, लेकिन आचार्य करमवीर ने अपने पिता का बिजनेस संभालने के बजाय आचार्य बनने की राह चुनी। और कुछ दिनों बाद बाबा रामदेव भी अपने दोस्त बालकृष्ण के पास हरिद्वार आ जाते हैं। बाबा रामदेव और बालकृष्ण दोनों ही स्वामी करमवीर के पास योगा सीखने लगे। खास करके उन्होंने ये चीज सिखाई कि एक बड़े समूह को योगा एक साथ एक ही जना कैसे सिखा सकता है। और यहीं इन तीनों की मुलाकात होती है गुरु शंकर देव से। इधर बाबा रामदेव, बालकृष्ण और स्वामी करमवीर ने तीनों ने मिलकर हरिद्वार के कनखल में स्थित एक त्रिपुरायुग आश्रम में मिलकर इन्होंने च्यवनप्राश बनाना शुरू कर दिया। इस च्यवनप्राश को बाबा रामदेव और बालकृष्ण दोनों ही सर पर या साइकिल पर रखकर हरिद्वार की गलियों में बेचने चले जाया करते थे। ये सन 1993 से 1995 तक का समय था। फिर इन तीनों को लगने लगा कि हमारे पास कुछ और भी संसाधन होने चाहिए। और फिर इन तीनों को लगा क्यों ना गुरु शंकर देव से बात की जाए, क्योंकि शंकर देव पर अपना खुद का आश्रम और काफी सारी जमीन उनके नाम पर थी। और ऐसे ही शायद उन्हें गुरु शंकर देव का आश्रम भी मिल जाए इस काम के लिए। और गुरु शंकर देव ने भी इन तीनों का जो प्रस्ताव था उसको मान लिया। फिर आती है 5 जनवरी 1995, जिस दिन बालकृष्ण और रामदेव और धर्मवीर ने तीनों ने मिलकर दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराया। इस ट्रस्ट में गुरु शंकर देव को इस ट्रस्ट का संरक्षक बनाया गया। वहीं रामदेव का नाम अध्यक्ष और आचार्य करमवीर का उपाध्यक्ष, वहीं आचार्य बालकृष्ण को इस ट्रस्ट का महामहंत बनाया गया। इस ट्रस्ट का मेन काम था लोग जन तक योग का प्रचार करना और प्रैक्टिस कराना। आचार्य करमवीर के साथ रहते रहते बाबा रामदेव ने भी लोगों को भीड़ को इकट्ठा योग सिखाने की टेक्निक को सीख लिया था, जिससे उन्हें आगे चलकर बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला था। आगे हम उसको वीडियो में देखेंगे। मगर जहां बाबा रामदेव और करमवीर योग पर फोकस कर रहे थे, वहीं बालकृष्ण का ध्यान आयुर्वेदिक दवाइयों की तरफ था। फिर उसी साल 1995 में कृपालु आश्रम में ही दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के अंदर ही दिव्य फार्मेसी की स्थापना की जाती है। अब दिव्य फार्मेसी की सबसे पहली यूनिट जो लगी थी वो इसी आश्रम में लगी थी, छोटी सी टीन के नीचे। और इसमें कुछ आयुर्वेदा डॉक्टर भी अपॉइंट किए गए जो काफी सारे मरीजों का वहीं रहकर इलाज किया करते थे आयुर्वेदिक तरीके से। धीरे धीरे आसपास के लोग भी दिव्य फार्मेसी में अपना इलाज कराने आने लगे। यहाँ से ही बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण का साम्राज्य धीरे धीरे बढ़ने लगता है। बाबा रामदेव का परिवार भी धीरे धीरे बाबा रामदेव के करीब आने लगता है। शुरुआत में ही राम भरत रामदेव के जो भाई थे वो पैसों के लेन देन को संभालने लग जाते हैं। अब यहाँ से राम कृपालु आश्रम धीरे धीरे उद्योग में बदल चुका था। वहीं से बाबा रामदेव की साइकिल एक मारुति गाड़ी में बदल जाती है। बाबा रामदेव के कैंपों में भीड़ आने लगती है। यही समय आता है सन 2002 का, जब बाबा रामदेव दिल्ली तक पहुंच जाते हैं और राजनीति में भी
उनकी एक अलग पहचान बन जाती है। जहां बाबा रामदेव ने 10,000 युवाओं का एक कैंप आयोजित किया और बाबा रामदेव और भाजपा में एक स्वाभाविक नजदीकी थी जो अपने विचारों को एक समान मानते थे। और उसी कैंप को दिल्ली के उस समय के मुख्यमंत्री ने साहिब सिंह वर्मा ने भी उसको अटेंड किया था। लेकिन योग को सबसे ज्यादा महत्व आम घरों में संस्कारिक टीवी चैनलों से मिला। सन 2000 में टीवी में धार्मिक चैनलों की शुरुआत होती है। उस समय पर सांस्कृतिक सबसे बड़ा चैनल जो था वो आस्था था। इस रिपोर्ट के अनुसार उस समय आस्था की टीम एक नए स्पीकर को ढूंढ रही थी अपने चैनल पर चलाने के लिए। इसी क्रम में उनकी मुलाकात बाबा रामदेव से होती है। लेकिन उस समय तक बाबा रामदेव को हरिद्वार से बाहर कोई नहीं जानता था, तो आस्था चैनल को बाबा रामदेव में ऐसा कुछ खास नहीं लगा। लेकिन वहीं आता है कहानी में ट्विस्ट। अब यहाँ पर आस्था चैनल का राइवलरी चैनल था संस्कार। इस संस्कार चैनल पर बाबा रामदेव को जगह मिल जाती है। हर सुबह रोज 6:45 पर बाबा रामदेव का संस्कार चैनल पर प्रोग्राम आने लग जाता है। इस 20 मिनट के प्रोग्राम ने बाबा रामदेव को हरिद्वार से उठाकर भारत के हर घर घर में पहुंचा दिया। बाबा रामदेव ने अपने देसी अंदाज में योग को इतना सरल बना दिया था कि लोग अपने घर ही अब टीवी पर देखकर ही योग कर पा रहे थे। अब उन्हें किसी ट्रेनर को पैसे देने की या बाहर जाके सीखने की कोई भी जरूरत नहीं थी। अब सब अपने घर में ही कर सकते थे। अब संस्कार चैनल की सक्सेस को देखकर आस्था वालों की आंखें फटी रह जाती हैं। अब आस्था चैनल उस समय का सबसे बड़ा चैनल था, तो उन्होंने बाबा रामदेव को फिर से अपने पल्ले में कर लिया। अब आस्था चैनल पहले ही काफी से फेमस था और बाबा रामदेव की इस चैनल पर आ जाने के बाद बाबा रामदेव की फैन फॉलोइंग इस तरीके से बढ़ती है कि हर घर, हर मोहल्ले, हर खिड़की से बाबा रामदेव की ही आवाज गूंजने लगती है। एक बार जरा हाथ उठा के हंस के दिखाओ तो। और इसी तरह दिव्य फार्मेसी भी हरिद्वार से निकलकर दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत और पटना में स्थापित हो जाती है। अभी आप आगे देखोगे कि धार्मिक चैनलों का महत्व समझकर, मार्केटिंग समझकर बाबा रामदेव यहाँ पर आस्था और संस्कार दोनों चैनलों को ही खरीद लेते हैं। अब भारत के अलग अलग कोने से बाबा रामदेव की पॉपुलैरिटी को देखकर और उनके योग से बीमारियों को ठीक करने के दावों को देखकर लोग हरिद्वार आने लगते हैं अपने प्राकृतिक इलाज के लिए, जहां कहने के लिए वैद्यों द्वारा उनको फ्री में ही जांचा जाता था, लेकिन दवाई आपको दिव्य फार्मेसी से ही लेनी पड़ती थी, जो सामान्य दवाइयों से काफी महंगी होती थी। इसी तरह बाबा रामदेव की लोकप्रियता को ये फार्मेसी पैसों में बदलने वाली मशीन बन जाती है। ये जो जिनको नींद नहीं आती तो मेधावटी के बारे में बताओ। 2-2 गोली मेधावटी की खा लो। जिनको नींद नहीं आती, पूरे दिन सोते ना मिले तो मुझे बता देना। अब यहाँ से बाबा रामदेव की पैसे कमाने की भूख और बढ़ जाती है। यहाँ पर पहले बाबा रामदेव योग के फ्री कैंप लगाया करते थे, अब उस कैंप के लिए लोगों से पैसे चार्ज करने लगते हैं और इसमें भी टिकट के प्राइस काफी अलग अलग थे। आप जितना बाबा रामदेव के पास बैठने लगते हैं उतना ही टिकट का प्राइस महंगा होता था। धीरे धीरे इन टिकटों का भी रेट आसमान छूने लगा। इन सब को देखते हुए करमवीर को लगता है कि शायद उनके सन्यासी साथी अब सन्यास के राह को धीरे धीरे भटक गए हैं, पूरा ध्यान सिर्फ पैसा कमाने पर केंद्रित कर लिया है। जब रामदेव करमवीर के पास आए थे तब उनके पास कुछ नहीं था और अब बाबा रामदेव बेहद पावरफुल और धनवान हो चुके थे। आचार्य करमवीर की नाराजगी का कारण एक बाबा रामदेव का परिवार से निकटता भी थी, क्योंकि जब बाबा रामदेव ने संन्यास लिया था उन्होंने अपना सबसे पहला कार्य घर को त्यागा ही था। लेकिन जैसे ही दिव्य लोक ट्रस्ट की स्थापना हुई, वापस से बाबा की परिवार के साथ नजदीकियां बढ़ने लगी। सन 2000 तक तो बाबा रामदेव के बहन, माँ, भाई और जहां तक रिश्तेदार भी बाबा रामदेव का बिजनेस संभालने के लिए हरिद्वार आ चुके थे। लेकिन आसान शब्दों में कहें तो बाबा रामदेव के सारे पैसों का काम उनका भाई ही कर रहा था। संन्यास के मामले में सबसे पहला काम मोह त्यागना और परिवार त्यागना था, लेकिन रामदेव के मामले में ये तो बिल्कुल ही उल्टा हो जाता है। इसी दौरान 25 मार्च 2005 में जब होली मनाई जा रही थी पूरे देश में, आचार्य करमवीर कृपालु आश्रम छोड़कर चले जाते हैं बिना हाथ में कुछ लिए और फिर कभी वापस नहीं आते। वहीं बाबा रामदेव के कैंपों पर लोगों का हजूम लगता है, जहां पर लोगों को मैनेज करने के लिए भी कई थानों की पुलिस लगती थी। जहां बाबा रामदेव के पास इतनी भीड़ आ रही थी, लेकिन उधर ही बाबा रामदेव 2004 से 2005 तक का अपनी दिव्य फार्मेसी का सेलिंग अमाउंट निकालते हैं, जहां पर बाबा 6,67,000 की सेलिंग दिखाते हैं। मात्र 6,67,000 की बिक्री, और वो भी पूरे साल में। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात थी, हमारे लिए नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए।
तभी तहलका मैगजीन में एक आर्टिकल छापा जिसकी हेडलाइन थी काले कर्मों वाले बाबा। रामदेव के और प्रचार और देश भर में उनकी दवाइयों की मांग को देखकर उत्तराखंड के वाणिज्य कर विभाग को संदेश हुआ कि बिक्री का आंकड़ा इतना कम नहीं हो सकता। उसने हरिद्वार के डाकघरों से सूचनाएं मंगवाई। पता चला कि दिव्य फार्मेसी ने उस साल 3,353 पार्सलों के जरिए 2509.256 किलो माल बाजार भेजा था। इन पार्सलों के अलावा 13,13,000 मूल की बीपीपी पार्सल भेजे गए थे। इसी साल फार्मेसी को 17,50,000 के मनी ऑर्डर भी आए थे। इन सब आर्टिकलों को देखने के बाद उत्तराखंड के एसआईबी ने बाबा रामदेव की दिव्य फार्मेसी पर छापा मार दिया। इसमें बाबा रामदेव की बड़ी सेल टैक्स चोरी पकड़ी जाती है और जो उस रेड को लीड कर रहे थे डिप्टी कमिश्नर जगदीश राणा, वो भी बताते हैं हम भी बाबा रामदेव की काफी इज्जत करते थे। लेकिन राणा इसमें आगे बताते हैं कि मामला कम से कम 5 करोड़ टैक्स चोरी का था और इस पर राजनीति भी काफी गरमाई थी। तहलका मैगजीन के अनुसार बाबा रामदेव पर छापा मारने की वजह से उत्तराखंड के तत्कालीन गवर्नर सुदर्शन अग्रवाल काफी नाराज हुए थे। उन्होंने इस छापे की पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट सरकार से मांगी थी। उस समय के फाइनेंशियल सेक्रेटरी उत्तराखंड के थे इंदु कुमार पांडे। उन्होंने इस कार्रवाई को निष्पक्ष और जरूरी बताया था। कांग्रेस नेता और तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने भी इस रिपोर्ट को जरूरी और सही निष्पक्ष बताया था। तहलका मैगजीन के अनुसार बाबा रामदेव पर छापा मारने वाले राणा ऑफिसर को 5 साल पहले ही रिटायरमेंट लेना पड़ा। उन पर इतना ज्यादा दबाव बनाया गया था जिसके बाद बाबा रामदेव पर किसी ने छापा मारने की सोची भी नहीं। तहलका मैगजीन ने एक और आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें उन्होंने बताया कि टैक्स चोरी तो सिर्फ एक छोटी सी कड़ी थी, जिसमें कि बाबा रामदेव ने लगभग 14 लाख रुपए की दवाइयां दिव्य फार्मेसी से दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट को भी भेजी गई थी, जहां पर बाबा इनकम टैक्स रिटर्न में बताया करते थे कि ये सारी दवाइयां गरीब और जरूरतमंदों को मुफ्त में बांटी जाती हैं। लेकिन कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के तत्कालीन अधिकारियों ने बताया कि ये दवाइयां कनकल स्थित दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट से ये सारी दवाइयां बेची जा रही थी। यहाँ इस वीडियो को शायद मुझे रोकना पड़ेगा क्योंकि मुझे लगता है कि ये सारी बातें मैं पार्ट 2 में बता पाऊंगा। जैसे ही इस वीडियो पर 100 लाइक हो जाते हैं तो मैं अगली वीडियो पार्ट 2 डाल दूंगा। तब तक इस चैनल से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।